Hello everyone, this is my presentation video on the acid, base and the p block element. So let us start. So p block elements, so जो elements in which last electron enters into valence p subshell, जिसके अंदर वो एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो p सबशेल होती है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अंदर एंटर कर जाए, उन सभी को p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सो p ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 to 18 आते हैं। p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं and it can accommodate maximum of 6 electrons, and the general electronic configuration of p block elements is that ns2 np1 to 6, and the p block element also show variable oxidation states. So now the inert pair effect, p block elements का के अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एन इफेक्ट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डोंट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। ऐसा इस इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग के अंदर पार्ट नहीं ले सकते हैं। सो इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। सो देयर इज अ रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इट इज दैट ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्या होता है कि जो 4f जो सबशेल होती है हमारी, उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत वीक होता है, तो इससे इसके जो और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन दे कांट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। सो दिस इफेक्ट explains why heavier p block elements often prefer to form compounds oxidation state to less than their group maximum. So now the next is the diagonal relationship. So the diagonal relationship क्या होती है कि the similarity in properties of the second period elements with the element of the next group present diagonally. So डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट्स के अंदर आती है पीरियड के अंदर। जैसे कि कोई पीरियड है, इसका जो नेक्स्ट जो सक्सेसिव पीरियड होगा उसके साथ जो एलिमेंट इसमें डायगोनली प्रेजेंट होगा उसके साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ग्रुप 13 में बोरोन होता है और ग्रुप 14 में अगर मैं बात करूं कार्बन के बाद सिलिकॉन होता है, बोरोन और सिलिकॉन दोनों डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। सो काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू पीरियड जाते हैं तो साइज होता है डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम ग्रुप जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है। सो बोरोन से लेके अगर हम कार्बन तक जाएंगे तो बोरोन का साइज बड़ा होता है कार्बन के साइज से, एंड एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है लेकिन कार्बन से बड़ा सिलिकॉन का साइज होता है। सो अगर हम देखें तो बोरोन का साइज भी कार्बन से बड़ा होता है और सिलिकॉन का साइज भी कार्बन से बड़ा होता है। सो एक तो ये सिमिलरिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। और ऐसी बात करें तो जैसे सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कार्बन में, फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में और सल्फर में। So they resemble in the properties because they have almost same size. As we move on the group, metallic character increase हो जाता है and non-metallic character decrease हो जाता है because tendency of element to lose electron increases as their size increases, where along period metallic character decreases and non-metallic character increases because their size also decreases. So there are many similarities in between boron and silicon. So the similarities are that they both are non-metallic. Their oxide are acidic in nature. As they have small size, they have the tendency to gain non-pair of electron. Their hydroxide are also acidic in nature. Both can react with base. Both form covalent bond compounds. So now if we talk about acidity order between HClO and HClO2, HClO3 and HClO4. So among these, HClO4 is more acidic than HClO3. It is more acidic than HClO2 and it is more acidic than HClO2 because due to the reason that most dispersal of negative charge। जैसे HClO4 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाने अगर जैसे कि जो H है अपने इलेक्ट्रॉन अगर O को दे देता है, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो जो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं HClO4 के ज़्यादा बन सकते हैं HClO3 के कंपैरिजन में। तो मोस्ट डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने की, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। सो दो फैक्टर्स होते हैं, अगर हम निकाल के देखें तो HClO के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितनी हो जाएगी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 1 पॉजिटिव 1, HClO2 में पॉजिटिव 3 और HClO3 में पॉजिटिव 5 और HClO4 में पॉजिटिव 7।
सो इसकी वजह से HClO4 है मोर एसिडिक है देन इन सभी से, उसके बाद HClO3, HClO2 एंड देन HClO। सो नाउ एसिडिक अगर करेक्टर की बात करें तो एसिडिक करेक्टर बिटवीन BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। सो इनके अंदर अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा एसिडिक होता है तो क्या होगा कि वैसे तो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट शुड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो जो F होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। सो हैंस BF3 शुड बी मोर एसिडिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अगर हम इसको देखें तो BF3 है वो हमारा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बट द एनर्जी गैप बिटवीन फुल फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज लेस। तो क्या होता है कि जो जैसे कि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसके अंदर तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल हो गई और फुल फ्री 2p ऑर्बिटल हो गई, तो जो इनका जो मीन जो गैप है तो जो गैप है वो बहुत कम है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसी के लेगा, तो इसकी वजह से एसिडिक इतना ज्यादा नहीं होगा जितनी PCl3, BBr3 और BI3। अगर हम BaCl3 की देखें तो B के पास तो वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के बाद है फुल फिल्ड 3p ऑर्बिटल, इसके पास 3p ऑर्बिटल है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है। BBr3 में ब्रोमीन के पास फुल फिल्ड 4p ऑर्बिटल होती है, और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के पास फुल फिल्ड 5p ऑर्बिटल होती है। So, but the energy gap between full filled 2p orbital of fluorine and vacant 2p orbital of boron is less. Therefore, due to same energy level, sidewise overlapping takes place. तो sidewise overlapping हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और जो बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बैक बॉन्डिंग ओकर्स, ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। सो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन आउटसाइड स्पीशीज से लेने की वो डिक्रीज हो जाती है। सो BF3 इज लेस एसिडिक। Hence, as we move from BF3 to BI3, the energy gap between fulfilled 2p orbital hence as we move from BF3 to BI3, the energy gap between fulfilled 2p orbital of halogen and vacant 2p orbital of boron increases. Back bonding doesn't take place, so a tendency to take electron from outer species increases, acidity increases. So अगर हम बात करें अगर बेसिक करेक्टर किस किस के बीच में ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राईसिलाइल अमीन के बारे में, तो इनमें से मतलब ज्यादा बेसिक कौन सा होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन पेयर आउटसाइड डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बट इन ट्राईमिथाइल जो अमीन होता है देयर इज नो वैकेंट d orbital electron, therefore lone pair are freely available for donation to outside species, so basicity increases। जो ट्राईमिथाइल अमीन होता है वो ज्यादा ट्राईमिथाइल होता है अमीन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रोंगर बेस होता है एज कम्पेयर टू ट्राईसिलाइल अमीन, क्योंकि जो हमारा मिथाइल होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, और तो लेकिन ट्राईसिलाइल अमीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के चांसेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं, तो और ट्राईसिलाइल अमीन के अंदर ऐसे चांसेस नहीं होते। सो ट्राईसिलाइल अमीन इज लेस बेसिक देन द ट्राईमिथाइल अमीन। सो अब अगर बात करें सिलिकेट्स की, तो द कंपाउंड्स इन विच द सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स built around a fundamental unit SiO4 negative. So types of silicate, orthosilicate, the silicate which contain only one SiO4 negative tetrahedral unit, जिसके अंदर सिर्फ एक ही SiO4 negative tetrahedral unit होती है, उसे orthosilicate बोला जाता है। पायरोसिलिकेट्स, जो सिलिकेट्स दो SiO4 नेगेटिव के अंदर कंबाइन करते हैं, तो मतलब दो SiO4 नेगेटिव यूनिट्स के कंबाइन करने से जो बनते हैं उन्हें हम पायरोसिलिकेट्स बोलते हैं, और उनके अंदर एक जो ऑक्सीजन होता है वो कॉमन होता है। चेन सिलिकेट्स इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन टू गिव अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट देयर इज 2 कॉमन ऑक्सीजन एटम्स। सो नाउ acid base and non aqueous solvents.
So Arrhenius concept of acid and base, the substance which give H positive ion in the aqueous solution, जो substances H positive ion aqueous solution के अंदर दे देते हैं उन्हें Arrhenius acid बोला जाता है, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो स्टेबलाइज हो जाते हैं उन्हें बेसिस बोला जाता है। अरेनियस एसिड्स के एग्जांपल देखें तो HCl, H2SO4, HNO3, HClO, HClO2, HClO3 and HClO4. Any substance can give the H positive ion in the aqueous solution when the H atom is attached with the electronegative elements. And now जैसे hydroxides of group 1 and group 2, NaOH and KOH are the examples of Arrhenius bases. OH group attached with the electropositive element like Na, K, Rb, CS, Ca, Sr, Ba, etc. Now the Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted and T.M. Lowry put forward a more general concept for acid and bases. So according to this concept, acid which has a tendency to donate a proton to any substance and bases which has a tendency to accept a proton from any substance. Acid तो वो होते हैं जो टेंडेंसी रखते हैं किसी सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करने की, और बेसिस वो होते हैं जो टेंडेंसी करते हैं एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की फ्रॉम आउटर सब्सटेंस. In other words, an acid is a proton donor and base is a proton acceptor. In fact, acid-base reaction involves transfer of protons. That's why this concept is also called proton theory of acid and bases. So now the conjugate acid-base pair. So when an acid lost a proton, the residual part of it will have a tendency to accept a proton. Thus, it will behave as a base. Such pair of substance will differ from one another by a proton are known as a conjugate acid-base pair. So, if I talk HA is an acid and it partially dissociate in H positive. H positive is a proton and the A and negative which is called as conjugate base of HA. So now the Lewis concept of acid and base. So according to Lewis, acid, any molecular ion or radical that can accept one or more electron pair will be an acid. A substance which has, or we can say a substance which has vacant orbital to accommodate one or more pair of electron can act as a Lewis acid. And base, a base that can donate one or more electron pair, that's a base is electron pair donor, or any substance with unshared pair of electron can behave as a Lewis base. So acid base or neutralization reaction may be termed or donor acceptor reaction or coordinate covalent bond formation reaction. Now the Lux-Flood theory of acid and bases. This concept was proposed by Lux and later it was extended by Flood. So according to लक्स फ्लड, एसिड जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लें और बेस जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दें. अगर अदर वर्ड्स में देखें तो एसिड इज एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर और बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनेटर. सो इफ आई टॉक CaO plus SiO2, in this CaO is base and SiO2 is acid and they will form CaSiO3. So now the Pearson HSAB principle, hard soft acid base principle. So Pearson in 1963 proposed a simple rule for predicting the stability of compound formed from acid and bases. It is known as HSAB principle. It states that hard acid prefer to bond with hard bases and soft acid prefer to bond to soft bases. मतलब जो हार्ड एसिड होंगे वो प्रेफर करेंगे बॉन्ड बनाना हार्ड बेसिस के साथ, और सॉफ्ट एसिड होंगे वो प्रेफर करेंगे बॉन्ड बनाना सॉफ्ट बेसिस के साथ. मतलब हार्ड की इंटरेक्शन होगी और सॉफ्ट की इंटरेक्शन होगी. अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें HSAB प्रिंसिपल की, क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता देता है. सो वी कैन एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल. So let's consider the following general Lewis acid base reaction. So A Lewis acid plus B Lewis base, they form the complex is the AB. The complex AB would be more stable if A and either with hard or both soft. कॉम्प्लेक्स जो हमारा AB बना है ये कब ज्यादा स्टेबल होगा, ये जब ज्यादा स्टेबल होगा या तो A और B दोनों हार्ड हैं या फिर A and B दोनों सॉफ्ट हैं. So on the other hand, the complex would be least stable if A is hard and B is soft and vice versa. तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ये लीस्ट स्टेबल कब होगा, ये
कॉम्प्लेक्स लीस्ट स्टेबल जब होगा जब या तो ए हार्ड है तो बी सॉफ्ट है, बी सॉफ्ट है तो ए हार्ड है। तो इस अगर ऐसा है तो जो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। सो वी फाउंड दैट AgI2 नेगेटिव एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड व्हाइल AgF2 नेगेटिव डज नॉट। हमने ये पाया कि जो AgI2 नेगेटिव होता है वो तो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन AgF2 एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि Ag पॉजिटिव होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है, तो जो इट कंबाइंस विद I नेगेटिव आयंस एज अ सॉफ्ट बेस। Ag सॉफ्ट एसिड होता है और I नेगेटिव आयन सॉफ्ट बेस होते हैं, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं AgI2 नेगेटिव। अगर वेरस इस कॉम्बिनेशन विद F नेगेटिव आयन, अगर Ag पॉजिटिव की अगर हम F नेगेटिव आयन के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं तो जो F नेगेटिव आयन होता है वो हमारा एक हार्ड बेस होता है। सो हार्ड सॉफ्ट की इंटरेक्शन होती है, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं होता। Ag पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव राइज टू AgI2 नेगेटिव प्लस Ag, और अगर देखें Ag पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव AgF2 नेगेटिव विच इज अनस्टेबल। सो अगर एग्जांपल लें तो जैसे LiF प्लस CSF लें, सो Li के अंदर Li हार्ड होता है, I सॉफ्ट होता है। CSF देखें तो CS सॉफ्ट होता है, F हार्ड होता है, तो ये बना देगा LiF हार्ड हार्ड की इंट्रैक्शन एंड CSI सॉफ्ट सॉफ्ट की इंट्रैक्शन एंड फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। Next application is the coordination in complex of ambidient ligands. HSCB principle can predict the formation of various metal ions with complexes of ambidient ligands. जो ambidient ligand के साथ complexes बनते हैं उन्हें भी हमारा HSCB जो प्रिंसिपल है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय एम्बिडियंट लिगेंड? एम्बिडियंट लिगेंड क्या होता है? अ मोनोडेंटेट लिगेंड व्हिच कैन कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन थ्रू मोर देन वन एटम्स। SCN ion is an ambidient ligand. It can coordinate through N और S। जो SCN नेगेटिव होता है जो एक ambidient ligand होता है, ये N के थ्रू भी कंपाउंड बना सकता है और S के थ्रू भी बना सकता है। It is known to form stable compounds of metal NCS4 2 नेगेटिव विद कैटायन। जैसे कोई कैटायन अगर हम लें जैसे CO, कोबाल्ट लें, निकल लें, कॉपर लें और जिंक लें बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू N। अगर ये सब लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करता है N के थ्रू और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है MsCN4 नेगेटिव 2 नेगेटिव विद एसिड कैटायन। जैसे कि और जैसे प्लेटिनियम लिया, पैलेडियम लिया, इनके साथ अगर करें तो ये कोऑर्डिनेट बनाता है S के थ्रू। तो जो ये स्टेबिलिटी होती है कि क्यों ये कभी S के साथ बनाता है और क्यों मतलब किन्हीं मेटल के साथ ये N से बनाता है, तो जो स्टेबिलिटी होती है वो हम HSCB प्रिंसिपल के अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट एसिड, जैसे कि हम प्लेटिनियम लेते हैं, प्रेडिक्ट टू कोऑर्डिनेट थ्रू सॉफ्टर एस एटम। एस एटम हमारा सॉफ्टर होता है, तो ये सॉफ्ट जो मेटल्स होती हैं हमारी ये इसके साथ कंपाउंड बनाती हैं विच इज स्टेबल। और जैसे हार्ड एसिड ले जैसे कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जिंक लें, ये कोऑर्डिनेट मतलब प्रीफर करती हैं कोऑर्डिनेट किसके साथ करने की? हार्ड एटम, क्योंकि एटम हार्ड होता है तो हार्ड हार्ड की इंटरेक्शन होती है। एंड थर्ड इज occurrence of ores and minerals. So we find that certain ores सच एज सल्फाइड वाइल अदर एज ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और हैलाइड। हमें पता चला कोई ओर्स होते हैं, कई तो सल्फाइड में मिलते हैं, कोई ऑक्साइड्स में मिलता है, कोई कार्बोनेट्स में, कोई हैलाइड्स में। द ऑकरेंस ऑफ ओर्स ऑफ सर्टेन मेटल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HSCB प्रिंसिपल। हम HSCB प्रिंसिपल के थ्रू बता सकते हैं कि क्यों कोई ऑक्साइड में मिलता है, क्यों कोई कार्बोनेट में मिलता है, क्यों मिलते हैं ऐसे ऐसे। So hard acid metal ions such as Mg2 positive, Ca2 positive, Mn2 positive, Al3 positive, Fe3 positive, chromium 3 positive, extra occurs mostly as oxides, carbonate or halides. F negative और Cl negative. This is because oxide, carbonate and halides are hard bases. ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं हार्ड बेसिस होते हैं, तो ये इनके साथ तो ये जो मेटल इनके कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर या तो ऑक्साइड्स में मिलते हैं, कार्बोनेट्स में मिलते हैं। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड जो मेटल्स होती हैं जैसे जो Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव हम लेते हैं, ये सल्फाइड्स में मिलती हैं और सल्फाइड्स में मिलती है बिकॉज ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ सॉफ्ट एसिड विद सॉफ्ट बेस S2 नेगेटिव आयन। ये क्या होता है? एक सॉफ्ट होता है, इसलिए ये ज्यादातर सल्फाइड में मिलती हैं। और जो बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं जैसे Ni2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ occurring both as sulfide always also as well as oxides or carbonate. So now there is a symbiosis process.
So soft ligand have a tendency to combine with a metal ion already have soft ligand, and hard ligand have a tendency to combine with a metal ion having also a hard ligand. This tendency to be termed as symbiosis. Symbiosis ये बोलता है कि अगर कोई जैसे जो सॉफ्ट लिगैंड होगी वो टेंडेंसी उसकी टेंडेंसी होगी कि वो उसी मेटल के आयन के साथ कंबाइन करे जिसके पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगैंड है, और हार्ड लिगैंड जो होता है उसकी टेंडेंसी ये होगी, वो कोशिश करेगा, मतलब उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो उसी मेटल आयन के साथ कंबाइन हो जिसके पास ऑलरेडी हार्ड लिगैंड होता है. सो अगर एग्जांपल देखिए तो F नेगेटिव इज अ हार्ड लिगैंड and it is readily combined with BF3 because it already has 3 hard ligand. ये BF3 के साथ कंबाइन करनी प्रेफर करता है क्योंकि इसके पास बी के पास तो ऑलरेडी 3 हार्ड लिगेंड्स होते हैं. सिमिलरली H नेगेटिव आयन इज अ सॉफ्ट लिगेंड रेडली कंबाइंस विद BH3 टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस BH4 नेगेटिव. ड्यू टू सिम्बायोसिस द सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट कंपाउंड आर प्रेफर देन unsymmetrical substituent compounds. The compounds such as BF3H negative and BH3F negative having mixed substituent interact spontaneously to yield BF4 negative and BH4 negative. This reaction always proceed to right. So now the non-aqueous solution. So what are the properties should be an ideal solvent have? So first is polarity. Should have right polarity to interact with solid. Polar solvents are good for dissolving ionic and polar substances, while non-polar solvents dissolve non-polar. तो जो polarity होनी चाहिए आइडल सॉल्वेंट के पास. सेकंड इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स मेकिंग इट इजियर फॉर आयनिक कंपाउंड्स टू डिसोल्व. सो अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी सॉल्वेंट का होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो उसको रेड्यूस कर देगा, तो इससे जो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोल्व करने ज्यादा इजियर हो जाएंगे. थर्ड इज लो विस्कोसिटी. लो विस्कोसिटी अलो फॉर बेटर सॉलिड डिफ्यूजन, इजियर मिक्सिंग, फैसिलिटेट्स द डिसोल्यूशन प्रोसेस. अगर किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी डाउन होगी तो मिक्सअप करने में बहुत आसान रहेगा. फोर्थ इज केमिकल इनर्टनेस. केमिकल इनर्ट मतलब ज्यादातर केमिकल इनर्ट होना चाहिए क्योंकि कहीं अगर जो सोलवेंट होता है वही जो हमने रिएक्टेंट डाले उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो जो हम कंपाउंड जो हम चाहते हैं वो नहीं बनेगा, जिसके लिए हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. फिफ्थ इज बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. शुड हैव सुटेबल बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट टू अलो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच इट कैन बी यूज्ड विदाउट वेपरेटिंग और सोलिडिफाइंग. इसका मतलब जो ठीक बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि मतलब हम रिएक्शन करें जिस रेंज तक हमें जिस टेम्परेचर तक हम कर रहे हैं रिएक्शन, तो कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन होने से पहले या तो हमारा जो सोलवेंट होता है वो वेपोरेट हो जाए या फिर सोलिडिफाई हो जाए. सिक्स्थ इज सोलिबिलिटी रेंज. शुड हैव हाई एबिलिटी टू डिसॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सोल्यूट अलोइंग फॉर वर्सेटिलिटी इन वेरियस एप्लीकेशंस. जो हमारा सोलवेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो वाइड रेंज ऑफ सोल्यूट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर सकता है. सेवंथ इज नॉन टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी. बी एज अ सेफ फॉर यूज मिनिमाइजिंग हेल्थ रिस्क एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. ऐसा सोलवेंट होना चाहिए जो हमारी हेल्थ को कोई रिस्क जिससे हमारी हेल्थ को कोई रिस्क ना हो और जो इन्वायरमेंटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले. नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव. तो मतलब ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज मिक्सिबिलिटी. In some cases, the ability to mix with other solvent can be beneficial, allowing for the creation of solvents. Next is the classification of solvents. So acidic solvents and basic solvents. Acidic solvent which have a strong tendency to give protons. Example HClO, HSO4, H2SO4, HF, HCS3COH. Next is basic solvent. The solvent which have strong affinity for proton. जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, NaOH एंड NaOH जो सोल्यूशन होता है वो. नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन करें तो पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स which dissolves only in the polar compound जैसे H2O, CH3COH and CH3OH and C2H5OH, और non polar solvents which dissolves only in the non polar compounds as CCl4, CCH6. Now the aqueous solvents and non-aqueous solvents. Water is an aqueous solvent. It freezes at 0 degrees Celsius and boils at under 100 degrees Celsius at 1 atmospheric temperature, and it has a very convenient liquid range. So also water has very high dielectric constant, also high polarity. So NaCl is highly soluble in H2O but insoluble in non-polar solvents like C6H6. The non-aqueous
Solvents, the solvents applied in place of water to carry out water like reaction is known as non aqueous solvent. जो water की जगह लिए जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट वाटर हम जो लेते हैं उन्हें नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोला, जैसे NH3SO2 एक्स्ट्रा. Now the protic solvents and the aprotic solvents. So the protic solvents from which protons can be desired are called protic solvent, जैसे H2O, NH3, HF extra. And aprotic solvent, the solvents from which proton can't be ordinarily derived are called non-protic solvents, जैसे CCl4, CCX6, ethyl acetate extra. They are neutral, chemically inert, such as C6H6, CCl4. They have low dielectric constant and not favor in the ionization. So that was my presentation. Thank you very much.